हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक हमने स्टार्ट किया जी 2011 से। मैंने पहली वीडियो में मैंने बताया 2011, 12 और 13। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया 14 और 15 का, ठीक है ना। तीसरी में मैंने 16 का तीनों पार्ट बताया। इसमें हम आपको बताने वाले हैं 17 का ए और बी। कंपार्टमेंट वाला नहीं है जी, 17 में कंपार्टमेंट शायद नहीं हुआ था, तो ए और बी मिलेगा। 18 का आपको ए मिलेगा, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 18 का बी और सी दोनों मिल जाएगी, क्योंकि 18 में 40 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ देखेंगे आपको तो इसमें 20-20 क्वेश्चन करके 2 साल में होंगे और यहाँ पर 40। तो टोटल इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं साइंस के, ठीक है। एक है ना, एक बच्चे ने कमेंट किया, गुरुजी आप सिर्फ साइंस के क्वेश्चन बैंक करा रहे हो। बच्चों साइंस ही हमारा पूरी तरह से खत्म हुआ है, इसलिए हम साइंस का करा रहे हैं। साइंस का हो जाएगा तो फिर मैथ का करा देंगे, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, सब विषय का होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का होगा। आइए हम जल्दी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। हम समय आपका जाया नहीं करेंगे। तो 2017 का प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया था 2017 में प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो पता है आप सभी को कि हम इसे जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है बच्चों। आपको पता होगा ना कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी किसका होता है, ताप का। सॉरी बच्चों, कैलोरी किसका होता है, हाँ ताप या उष्मा का होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 क्या आपके सामने आता है। क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, ठीक है ना। तो जल होता है किसका, है ना, हाइड्रो का। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। आप कोशिश करना कि सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही करो, और ऐसा नहीं कि मतलब कि हड़बड़ी में गलत कर देना, अच्छे से करना, ठीक है। फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बच्चों निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 5 आता है कि ना परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो बच्चों परावर्तन के नियम में हम देखते हैं कि आपतन कोण, हाँ परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है ना। हाँ आपतन कोण, अपवर्तन कोण तो नहीं होगा ना, अपवर्तन कोण तो होता है अपवर्तन के नियम में। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था परावर्तन के नियम में होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। एक लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कोई भी लेंस देख लीजिए तो इस तरह का लेंस होता है बच्चा, मुख्य फोकस इधर भी होता है इधर भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जैसे जैसे कोई भी धातु गर्म होता है तो उसमें बिजली रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, सीधा संबंध है, और ताप घटने से प्रतिरोध घटता है। तो बच्चों ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्वसन एक प्रकार का क्या है, श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्मा क्षेपी है। भोजन का पचना उपचयन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि उपचयन, उपचयन वह प्रक्रिया है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सब कुछ होता है, इनमें से सभी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों कैथोड से। कहाँ से होते हैं, कैथोड से होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम, पोटेशियम नहीं है तो सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य की ना क्रियाशील समूह कौन सा है। तो OH होता है अल्कोहल का, CHO होता है एल्डिहाइड का, COOH होता है अम्ल का, COH तो पता नहीं, ये तो अलग चीज़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन अगर है तो प्लस होगा, एल्काइन है तो माइनस होगा। हमने कई बार पढ़ा है कि एल्केन का प्लस होता है और एल्काइन का माइनस होता है, -2 होगा, CnH है ना, CnH2n-2। अगला है कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है, पिकोमीटर नैनोमीटर, तो नैनो माइनस ना पिकोमीटर 10⁻⁻12 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आता है हमारा कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है। तो देखिए शुक्राणु को हम लोग नर युग्मक कहते हैं, अंडाणु तो मादा में होता है, योनि है ना मादा में होता है, फ्लोपियन नालिका तो मादा में होता है। प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया था पादप हार्मोन बच्चों। तो पादप हार्मोन में मैंने पढ़ाया था ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक होता है, एथिलीन होता है, और आपका हो जाता है एक है ना, एक होता है साइटोकाइनिन। 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं पौधों में, तो यहाँ पर आपका एक हार्मोन हो जाएगा। प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम क्या होता है। जाइलम का काम होता है बच्चों जल का संवहन, और फ्लोएम होता है भोजन का संवहन, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन की वजह से होता है। तो बच्चों पत्तियों को मुरझाने का काम करता है एब्सिसिक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पत्तियों को मुरझाने का काम करता है।
अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है हम उसे सिनेप्स दरार कहते हैं। सिनेप्स ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20वां नंबर क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बच्चों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आएगा। पहली पाली में नहीं आया तो दूसरी में तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताना 2017 का जो आपका पहला पाली था वो कैसा प्रश्न पूछा गया था? आपको लगेगा बहुत ईजी था सर। आइए देखते हैं 2017 का दूसरा पाली कैसा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा पाली 2017 का कहते हैं कि जी प्रकाश तरंग होता है, कि प्रकाश तरंग जो है ना या तो वो अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों, या हम कह सकते हैं कि है ना, ये क्या है कि विद्युत चुंबक की तरंग होता है। बहुत सारे बच्चे गलत में परावैक्षणिक कह देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है ना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? बच्चों अगर 20 सेंटीमीटर है तो 100 पुराओ ना, 20 पंजे 100 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 पंजे 100। उत्तल है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस में 5d बच्चों, क्या होगा? प्लस में 5d, सॉरी माइनस दिया गया है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारा मापने, है ना, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने के लिए, धारा मतलब विद्युत धारा मापने के लिए है ना, ए मीटर का प्रयोग होता है। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो बच्चों श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ा जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखोगे। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारे पास कि निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में कभी भी आप कह सकते हो कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। किसका नहीं होता है बोलो? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न है जी हमारे पास कि 1 HP बराबर क्या होता है? यानी 1 हॉर्स पावर। 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है बच्चों। जूल किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव और विभवांतर का। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न जी धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातु जो होते हैं ना वो विद्युतः धनात्मक होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जितने भी धातु देखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जो ज़्यादा त्याग करते हैं वो अच्छे धातु होते हैं, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। प्रश्न संख्या हमारे पास है जी 9। C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? देखो C6 और H6 के बारे में कहानी सुनो अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। कहते हैं कि C6 और H6 जो है ना ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये बेंजीन का फार्मूला होता है। C6 और H6 बेंजीन का फार्मूला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका आणविक द्रव्यमान 78 होता है, 78। बहुत बार है ना पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं मेरे अनुसार से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलो अरे ये ठीक हो जाओ ना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जी। कहते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है? देखो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो आंसर होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है बच्चों? ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है। किसका होता है? कार्बन का अप्रूफ होता है ग्रेफाइट, याद रखिएगा, है ना। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। कहते हैं जी क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का फार्मूला होता है Cl, है ना, Cl3। अरे क्लोरोमीथेन CH4 तो मीथेन हो गया ना, CH2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। Cl3, है ना, CH3 क्लोरोमेथेन लिखा गया है ना। मेथेन है तो CH4 तो होना ही चाहिए। क्लोरोमेथेन बच्चों ना, क्लोरोमेथेन CH3 Cl4, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ऑप्शन में मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक है। क्लोरोमीथेन का फार्मूला होना चाहिए बच्चों, क्लोरोमीथेन, है ना, CH3CH4, ठीक है ना। तो मुझे ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आप लोग मुझे बताना बच्चों। मेथेन तो ये है, क्लोरोमेथेन ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। CH3Cl पर ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, हल्का सा डाउट लग रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है पहले बच्चों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का क्या हो जाता है? CaCO3, CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है? तो आप देखेंगे विजातीय बोला गया है तो इसमें अलग कौन है? विजातीय मतलब होता है बच्चों ये सबसे अलग कौन है, ठीक है। एक भी खाली नहीं है क्या जी? विजातीय मतलब होता है अलग कौन है। तो इसमें देखेंगे आप फॉर्मूले के अनुसार से, चूना पत्थर को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर चूना पत्थर का, खड़िया का, संगमरमर का, सबका सूत्र एक जैसा होता है। विजातीय मतलब होता है अलग। नमक सबसे अलग है।
अगला प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। आपने सारे नियम पढ़े हैं, अष्टक किसने दिया था, तो डॉबरेनर ने दिए थे बच्चों त्रियक नियम। क्या दिए थे, त्रियक। न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो जो क्लोरोफिल वर्णक होते हैं ना उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग भी क्या होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कहते हैं समजात अंगों के उदाहरण कौन से हैं। समजात अंग मतलब हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, ये एक समजात अंग है। क्योंकि बच्चों इसकी रचना तो एक जैसी है पर काम अलग अलग होते हैं। हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, कुत्ते तो इससे दौड़ते हैं। कहते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो हमारा छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प कौन से हैं, तो एक लिंगी पुष्प बच्चों पपीता होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप देखे होंगे अगला होता है अपघटक कौन से है। देखो अपघटक मतलब जो पूरी तरह से किसी भी जीव को नाश कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं इस पृथ्वी से। अपघटक कौन है, तो अपघटक में आ जाएगा आपका कवक। कवक क्या होते हैं, एक अपघटक होते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि मानव जनन अंग बच्चों, तो वो होता है 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। तो 2017 में भी हम कह सकते हैं बड़ा मतलब कि बहुत नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत ही नॉर्मल था। तो हमने देख लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब 2018 का प्रथम पाली देखने वाले हैं, उसमें 40 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा चलो कैसा लग रहा है आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं बेहतर लग रहा होगा। क्योंकि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है जी, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक कर लो, आपका डर भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन बैंक कर लो। चलो बच्चा देखते हैं प्रथम पाली का पहला। कहते हैं दंत विशेषज्ञ बच्चों, जब भी सुनो दंत विशेषज्ञ, किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत मुंह नाक देखने के लिए, तो अवतल दर्पण, ये पता है सबको। अगला प्रश्न आता है बच्चों कौन सा लेंस अपसारी है। देखो अपसारी क्या होता है ना, अवतल को अपसारी कहते हैं, अवतल लेंस को, और है ना उत्तल को अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पुतली के साइज को, है ना, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चों परिताड़िका जो होता है ना, वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, परिताड़िका, ठीक है ना। और फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता कौन है, तो वो पक्षमाभि मांसपेशी फोकस दूरी के लिए होता है, याद रखना, दोनों में अंतर है। पूछेगा बच्चों ध्यान से, फिर से देख लो, पूछेगा कि पुतली के साइज को तो परिताड़िका, और लेंस की फोकस दूरी को पक्षमाभि पेशियां। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस दृष्टि दोष में उत्तल अवतल दोनों लगता है दोनों लगता है बच्चों, जड़ा में, जड़ा दृष्टि दोष में दोनों चश्मा लग जाएगा। अगला है हमारा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है, मापने की जरूरत होती है बच्चों। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी सही है, यानी यू। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी यानी कि वी, हाँ सही है, वी और यू चाहेगा तब तो आपका एफ निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, देखो छोटा अक्षर है उसको पढ़ने के लिए उत्तल चाहिए, क्योंकि वो तो जूम करता है ना, तो मेन चीज़ है उत्तल तो चाहिए ही चाहिए, अवतल से काम नहीं चलेगा, उत्तल चाहिए बच्चों, है ना। अब कहते हैं किस लेंस का उपयोग होता है। देखो जितना फोकस कम होगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, तो फोकस कम चाहिए बच्चों। यहाँ 50 वाला फोकस नहीं चाहिए, 5 वाला फोकस, 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है जी, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन समझते हैं अपना शॉर्ट सर्किट के समय। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जी, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबक के क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये चैप्टर, इसी चैप्टर में जो अभी हमारा साइंस का चल रहा है इसी में पढ़ाएंगे, पर आपको उतना टेंशन नहीं लेना, बस को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऊपरी मुखी होगी, कैसी ऊपरी मुखी, रट लीजिए इसको, ऊपरी मुखी होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जी कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली बनाता है, ये मोटर वाली बात हो रही है। आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र है ना, क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। आधा बच्चों, आधा घूमने से उसका डायरेक्शन बिजली का चेंज होगा ना, चेंज ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसे आ जाता है आधा।
तो आधे परिभ्रमण के बाद याद रखना ऑप्शन नंबर सी, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5वां है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के क्षेत्र सभी जगह सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है अगला कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण चाहिए? कई बार मैंने पढ़ा है सौर कुकर में अवतल चाहिए बच्चों। कहते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। किसको? वृक्षों को बचाना। आगे आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए होता है? देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ ना, आप मेरे साथ ना मुझसे पहले भी प्रश्न का उत्तर मन ही मन लगाने का प्रयास करो, ताकि आपको भी पता चले कि मेरी कितनी तैयारी है। मैं जैसे आंसर कर रहा हूँ ना, मुझसे पहले आप भी मन ही मन लगाओ आंसर, ठीक है? तो दीवार में सफेदी करने के लिए बच्चों या तो चूना चाहिए, ये तो बिना बुझा है तो बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल 2, है ना, CaOH का होल 2 होता है। ये होता है दीवार में सफेदी करने के लिए चूना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी, Na2SO4 प्लस में BaCl2। आप यहाँ देख सकते हैं एक यौगिक है, एक दूसरा यौगिक है, दोनों आपस में जुड़ गया, आदान प्रदान हो गया आयनों का। Na2SO4 के साथ था, अब ये Na2 आप देख सकते हैं Cl के साथ हो गया, BaSO4 के साथ हो गया। तो जब भी कभी ऐसा होता है ना आयनों का आदान प्रदान, तो हम इसे कहते हैं द्विविस्थापन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? देखो बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना, एक होता बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ, बड़ा सूत्र है ना, बड़ा, हिंदी बड़ा है, बिना बुझा हुआ, तो ऐसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ रहता तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है ना। तो यहाँ पर CaO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है बच्चों की लवण का जलीय विलयन। देखो लवण का जलीय विलयन अगर होगा तो वो 7 से अधिक होगा ना। सॉरी क्या बचा? लवण Na2CO का जलीय विलयन क्या होता है? लवण तो 7 ही होता है ना, क्षार 7 से अधिक होता है। अम्ल अगर कोई चीज़ है तो वो 7 से कम होगा, क्षार है तो वो अधिक होगा। लवण तो 7 के बराबर होता है ना, 7 होता है। सॉरी बच्चों, अरे लवण अगर यहाँ पर बच्चों अगर Na2CO3 लेकिन ऐसे 7 से अधिक होता है, Na2CO3 लेकिन 7 से अधिक होता है, ये बात भी तो है। Na2CO3 7 से अधिक होता है, लेकिन का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, है ना, Na2CO3 का, यहाँ लवण नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन Na2CO3 का जलीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है ना। हाँ, ये है सोडियम है ना, सोडियम ऑक्साइड जो है ना, सोडियम क्या कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि बॉक्साइट किस धातु का है? इसके बॉक्साइट बच्चों एल्युमिनियम का है, हम लोग पढ़ते हैं ना। कहते हैं कि लोहा एक स्ना लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो बच्चों उस पर चढ़ाते हैं जिंक का। सोना चांदी तो कहाँ से लाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोपेनॉन का उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो बच्चों प्रोपेनॉन, नॉन में OH होता है ना, प्रोपेनॉन है ना, प्रोपेनॉन में OH होता है। क्या होता है? OH होता है। नॉन जहाँ पर भी बोला जाए उसमें OH आ जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? देखो मेथेनोइक अम्ल होता है ना, मेथेनोइक अम्ल किसका होता है? मेथेनोइक अम्ल हो जाता है इसका मतलब फॉर्मिक एसिड का, है ना, फॉर्मिक एसिड का। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है बच्चों एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध पदार्थ को बनाया जाता है। अशुद्ध पदार्थ को बच्चों एनोड बनाते हैं। क्या होता है? एनोड। सॉरी बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सॉरी, इसका आंसर नहीं कर सकते, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, कभी मिल जाए तो फिर आगे। चलो अगला कहते हैं, देखना पड़ेगा। कहते हैं अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? है ना, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत देने वाले कौन थे बच्चों? न्यूलैंड्स। डॉब्रेनर ने दिया था त्रियक नियम, और है ना आवर्त सारणी का जनक कहते हैं मेंडलिफ को बच्चों। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं हेनरिक मोसले को, ठीक है ना, मोसले को, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं, सबको मालूम है। आधुनिक आवर्त सारणी के, है ना, आधुनिक, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आधुनिक आवर्त नियम ध्यान से कहते हैं बच्चों कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं? परमाणु संख्या का, है ना, संख्या के आवर्त फलन होता है। इसको मत देखो आवर्त फलन, यहाँ देखो खाली परमाणु संख्या, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है? परमाणु संख्या होता है।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला करेगा मतलब वह क्या होगा, क्षार होगा बच्चों, क्योंकि अम्ल करता है नीले को लाल, ठीक है ना। ये लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार है, क्षार है मतलब OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कहते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम का काम होता है बच्चों जल का वहन, जल का वहन करना जाइलम का काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो बच्चों कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ATP को, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है ना। अगला आता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों रंध्र में। कहाँ होता है, रंध्र में, स्टोमाटा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय जो होता है ना, उससे रक्त को बच्चों देखो निलय होता है, अलिंद होता है ना, दायां निलय बायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद। तो बच्चों अलिंद जो होता है ना, अलिंद सॉरी निलय, निलय माफ करना, है ना, अलिंद पहले क्या, तो ऊपर क्या होता है अलिंद, नीचे निलय होता है, निलय द्वारा, है ना, निलय द्वारा, निलय द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बड़ा कन्फ्यूजन होता है पहले होता है अलिंद, फिर होता है निलय, नीले द्वारा होता है, ठीक है ना सर आप ही हृदय पर आगे भूल जाते हो, बहुत दिन हो गया रे पढ़ाने से, सब विषय पढ़ाना होता ना, एक विषय तो है ही नहीं। कौन सा, क्या लिखा है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। पत्तियों को मुरझाना हो बच्चों तो एब्सिसिक एसिड होता है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या होती है। जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है बच्चों की, जड़ जो होता है ना वो हमेशा मतलब जमीन की ओर बढ़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण होता है। बीज पूछेगा तो रसायनुवर्तन, बीज पूछेगा तो रसायनुवर्तन, जल की ओर गति पूछेगा तो जलानुवर्तन, प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन, है कि नहीं है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क ये सब किसके हिस्से हैं बच्चों। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है ना वो सबसे लास्ट में होते हैं, जिसे कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया बच्चों जो हमारी इच्छा से नहीं हो, अपने आप हो जाए। कहते हैं कि वमन मतलब होता है उल्टी, वो हमारी बिना इच्छा के हो जाता है, कभी भी हो जाता है कुछ प्रॉब्लम होने से। लार आना अपने आप आता है। हृदय का धड़कना वो अपने आप होता है, हम इस पर कोई इच्छा नहीं है। पर चबाना बच्चों, चबाना तो हमारे कंट्रोल में होता है, हम चाहें तो चबा सकते हैं, जब रोकना चाहे रोक सकते हैं, पर उल्टी आप रोक नहीं सकते, है कि नहीं है। तो कहते हैं अनैच्छिक क्रिया तो बच्चों जिस पर हमारा अधिकार ना हो। कहते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। बदनाम क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इष्ट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों की शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु देखेंगे तो पुरुष में होता है। शुक्राणु कहाँ होता है, पुरुषों में, यानी पुरुषों के वृषण में होता है शुक्राणु। अगला प्रश्न आता है बच्चों की पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का कौन सा भाग, अंडाशय क्या बनता है, फल बनता है। अंडाशय क्या बनता है, पुष्प का फल बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। पूर्ण जोड़ा मतलब देखो अगर पुरुष में देखोगे तो XY होता है, तो ये पूर्ण जोड़ा थोड़ी ना है, XX मतलब होता है पूर्ण जोड़ा, ठीक है ना। तो कहते हैं बच्चों कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में होता है। ऐसे तो आप देखते हैं ना कि 22 इसमें क्रोमोसोम होते हैं, 22 है ना, सॉरी 22 ऑटो है ना, 22 ऑटोसोम इसमें भी होते हैं, 22 ऑटोसोम इसमें भी होते हैं, और प्लस में इसमें होता है बच्चों लिंग गुणसूत्र XY, उसमें होता है XX। तो ये पूर्ण जोड़ा है ना। तो कहते हैं पूर्ण जोड़ा किस में होता है, स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कहना किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा होता है। अगर आप ये युग्म नहीं मिले कितने होते हैं सिर्फ बता, गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 होते हैं। पर क्वेश्चन है गुणसूत्र के कितने युग्म यानी पेयर, जोड़ा कितना होता है। तो 46 में कितना जोड़ा बनेगा, 23 जोड़ा मारिएगा, जोड़ा, युग्म को ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण का मतलब है बच्चों ऐसे चीज हैं जो इसमें जैव हैं और वो नष्ट हो जाएंगे आराम से। घास, पुष्प और चमड़ा, चमड़ा नष्ट नहीं होता बच्चा, बड़ा खतरनाक होता है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। अगला फसलों के छिलके, केक और रबर, रबर नष्ट नहीं होता है। केक हो जाएगा, लकड़ी, घास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है जैव बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, जैव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 80 प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत ही कम समय, लगभग 25 मिनट में किया आप लोगों ने। बड़ा अच्छा लगा आप सभी को, बेहतरीन क्या होगा। अब बारी हुई बच्चों, आप लोग क्या क्या कमेंट कीजिएगा नीचे, ठीक है। आज का प्रश्न क्या है, मन में आता होगा कि सर बताइए आज का प्रश्न क्या है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है आपका आज का जो प्रश्न है वो ध्यान देना है। कहते हैं
कि जो गोबर का छत्ता होता है, गोबर का छत्ता, गोबर का छत्ता, उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये प्रश्न है आज का। पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है गोबर के छत्ते में? नंबर 1, इसका आंसर लिखना है, पोषण की कौन विधि है। दूसरा बात है बच्चों, आपको ये बताना है कि 2017 2018 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपके अनुसार से, इजी थे या मॉडरेट थे या बहुत हार्ड थे? मॉडरेट मतलब मिला जुला, ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा इजी। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि आपने 80 प्रश्नों में से एक आध प्रश्न तो मैंने ही छोड़ दिया, तो आपका लगभग मान के चलो 80 में कितने प्रश्न आपने सही किए। और तीसरी बात है बच्चों कि आप हमारे पेड क्लास में जुड़े हैं या नहीं, ये भी बताना है आपको, जुड़े हैं या नहीं। और जितने भी नए छात्र हैं, डेली लगभग 1000 छात्र नए जुड़ते हैं हमारे चैनल से, तो जो नए छात्र हैं हम आपको लिए बता देते हैं बच्चों कि हमारा एक पेड क्लास चलता है व्हाट्सएप पर। कहाँ चलता है? व्हाट्सएप पर हमारा पेड क्लास चलता है, जहाँ पर हम इन सभी क्लासों का PDF देते हैं आपको। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाएं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि हर चीज़ अगर आप मेरा लेना चाहते हैं तो बस एक ही बार फ़ी जमा करना है। हमारा फ़ीस है जी 251 रुपये। कब तक के लिए? जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म होकर रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हमारा नंबर है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7700879453 पर। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपके पेड क्लास को ज्वाइन करना है, या आप मुझे कॉल करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं कि हमें संजय सर के क्लास में जुड़ना है। आपको पूरा ही है ना अच्छे से आपको जोड़ा जाएगा। ये फ़ीस है, ये फ़ीस बच्चों कोचिंग की 1 महीने की भी फ़ीस नहीं है, पर आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप भी सपना रखते हैं 400 प्लस 450 प्लस का, खैर तो ये तो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, पर हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो जाएं अभी ही, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो, है ना। क्योंकि फिर प्यारे बच्चों पता नहीं हमारा वो ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता तो फिर दिक्कत वगैरह हो सकता है। तो आप लोग जुड़ जाएं इसमें जल्दी जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन सभी प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लाकर पढ़ते रहिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका आपके माता पिता का नाम हो, साथ में हमारा भी नाम रोशन हो जी। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।